इसका शीर्षक है गति एवं दूरियों का मापन। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हम इस दस्तावेज के हर एक पन्ने को, हर एक लाइन और चित्र को बिल्कुल उसी क्रम में गहराई से समझेंगे। एकदम एक क्लासरूम की तरह, मतलब जैसे कोई शिक्षक नोट्स खोलकर पढ़ाता है लाइन द लाइन। वही तो। और मैं सच में इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि कैसे हम इंसानों ने पैदल चलने से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया और इस दुनिया को नापने के तरीके खोजें। ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो पेज 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर शीर्षक लिखा है गति एवं दूरियों का मापन डैश विज्ञान कक्षा 6 पाठ 10। और इसके ठीक नीचे कुछ चित्र बने हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक साइकिल, एक बस, एक रेलगाड़ी, एक बैलगाड़ी, पानी का एक जहाज और आसमान में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज। और इसके साथ जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए मैं उन्हें पढ़ती हूँ। पहला है यातायात की कहानी, दूसरा मापन के तरीके, तीसरा मानक मात्रक और चौथा गति के प्रकार। मतलब ये पूरा पाठ इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। बिल्कुल। इसे आसान भाषा में समझें तो ये पाठ हमें बताएगा कि इंसान ने चलना कैसे शुरू किया, फिर उसने दूरियों को नापना कैसे सीखा, पूरी दुनिया के लिए नापने का एक पक्का नियम कैसे बना और अंत में चीजें चलती कैसे हैं, यानी गति क्या है। तो अब पेज 2 पर चलते हैं। यहाँ यातायात की कहानी दी गई है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूँ। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। पानी के रास्तों के लिए नावों का उपयोग होता था जो लकड़ी के लट्ठों से बनती थी। इसके बाद जो क्रांतिकारी बदलाव आया उसका भी जिक्र है ना? हाँ, आगे लिखा है पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके बाद वाष्प इंजन के आविष्कार से यातायात के नए साधनों का विकास हुआ और आधुनिक साधनों में मोटर कार, विद्युत रेलगाड़ी और सुपरसोनिक वायुयान शामिल हैं। और इन बातों को चित्रों से भी समझाया गया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पुरानी सी बैलगाड़ी, उसके बगल में एक धुआं छोड़ती पुरानी ट्रेन और सबसे नीचे एक बिल्कुल आधुनिक हवाई जहाज। इन चित्रों और टेक्स्ट का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी यात्रा बहुत धीमी शुरू हुई थी। पहिए ने हमारी जमीन की यात्रा को आसान बनाया और फिर भाप के इंजन ने तो मानो चमत्कारी कर दिया। इंसानी सफर हमेशा के लिए बदल गया और आज हम सुपरसोनिक विमानों से ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकते हैं। ये तो हुई यातायात की बात, लेकिन अब पेज 3 पर एक बहुत ही दिलचस्प समस्या आती है, मापन की जरूरत। हाँ, वो क्लासरूम वाली समस्या। बिल्कुल। दस्तावेज में लिखा है पहेली और बूझों की समस्या। पहेली और बूझो एक ही डेस्क पर बैठते हैं, लेकिन अक्सर उनके बीच इस बात पर झगड़ा होता है कि दूसरा डेस्क का अधिक हिस्सा उपयोग कर रहा है। और इस झगड़े को सुलझाने के लिए वे डेस्क को नापते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक हाथ की बालिश से उस डेस्क को नापने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ दस्तावेज में कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे लिखा है कि एक दर्जी को कपड़े की लंबाई मापनी होती है, ये जानने के लिए कि वो कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं। एक किसान को अपने खेत का क्षेत्रफल जानना होता है ताकि वो तय कर सके कि कितने बीज बोने हैं। इसका मतलब है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह नापतोल की जरूरत है, चाहे वो डेस्क बांटना हो, कपड़े सिलना हो या खेती करना हो। बिना नापे हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। एकदम सही। लेकिन समस्या ये थी कि लोग नापते कैसे थे। इसका जवाब पेज 4 पर है। हाँ, पेज 4 की हेडिंग है मापन के अपारंपरिक तरीके। मैं लाइन पढ़ता हूं। प्राचीन काल में लोग दूरी मापने के लिए पैरों के कदम, उंगलियों की चौड़ाई, बालिश्त और मुट्ठी का उपयोग करते थे। कपड़े मापने के लिए गज का उपयोग होता था, जो फैली बांह के सिरे से ठुड्डी तक की लंबाई थी। और इसे भी चित्र से समझाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हाथ जो अपनी बालिश्त से एक लकड़ी के बक्से को नाप रहा है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये सब पुराने तरीके थे, बालिश्त यानी अंगूठे से छोटी उंगली तक की दूरी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या पेज 5 पर बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। मैं पढ़ती हूँ। शीर्षक है क्या सभी का मापन एक जैसा है? समस्या नहीं, कारण प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंगों के आकार में थोड़ी भिन्नता होती है। और चित्र भी इसी बात को साबित कर रहा है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 लड़के एक साथ खड़े हैं और तीनों के हाथ में एक एक स्केल है। वे उसे ध्यान से देख रहे हैं।
इस पेज का निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। निष्कर्ष: हमें मापन के कुछ ऐसे मानक मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मतलब साफ है, हर इंसान का हाथ या पैर अलग आकार का होता है। अगर मैं बालिस्ट से नापूंगा तो कुछ और आएगा, आप नापेंगी तो कुछ और आएगा। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सबके लिए बिल्कुल एक जैसा हो। और यही सिस्टम पेज 6 पर समझाया गया है। भाग 3, मानक मात्रक। मैं दस्तावेज की लाइनें पढ़ता हूँ। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। आज का जिस मानक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। और वहाँ एक स्केल का चित्र भी है ना? हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक 15 सेंटीमीटर का प्लास्टिक का साधारण स्केल जो अक्सर ज्यामिति बॉक्स में होता है। और इसके साथ जो सबसे अहम लाइन लिखी है वो मैं पढ़ती हूँ। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। तो इसे अगर सरल भाषा में कहें तो दुनिया के इस नापने की उलझन को फ्रांसीसियों ने सुलझाया और आज पूरी दुनिया जिस सिस्टम को मानती है वो एसआई यूनिट है। इसका फायदा ये है कि 1 मीटर भारत में जितना लंबा है अमेरिका या जापान में भी बिल्कुल उतना ही लंबा होगा। और पेज 7 पर मात्रकों के रूपांतरण के सूत्र दिए गए हैं। मैं उन्हें शब्दशः पढ़ता हूँ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, लंबी दूरियों के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इन सूत्रों का मतलब ये है कि हम हर चीज को सिर्फ मीटर से नहीं नाप सकते। अगर हमें एक पेंसिल की मोटाई नापनी है तो मिलीमीटर ठीक है, लेकिन अगर हमें दिल्ली से मुंबई की दूरी नापनी है तो हम उसे मीटर में नहीं बता सकते। संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। ये तो बहुत तार्किक है। अब पेज 8 पर चलते हैं। भाग 4, लंबाई मापने के सही नियम। मात्रक तो बन गए, लेकिन नापना कैसे है ये भी तो आना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ नियम 1 क्या दिया है? मैं पढ़ता हूँ। नियम 1, पैमाना रखने का तरीका। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। नियम 2, टूटे किनारे। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों और शून्य स्पष्ट ना हो तो पैमाने के किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर से मापना शुरू करना चाहिए और दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इसे घटा देना चाहिए। और चित्रों से इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लड़का ध्यान से एक स्केल से एक डिब्बे को नाप रहा है और उसी के नीचे एक और चित्र है जिसमें एक टूटा हुआ स्केल दिखाया गया है जिसका आगे का हिस्सा गायब है। इसे बोर्ड परीक्षा के स्तर पर ऐसे समझें कि स्केल को हमेशा वस्तु के बिल्कुल सीधा और सटाकर रखना चाहिए और अगर स्केल टूट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 1 सेंटीमीटर वाले निशान से नापना शुरू करें। और गणितीय उदाहरण भी है। हाँ, मान लीजिए वस्तु 14.3 सेंटीमीटर तक जाती है तो आपको बस 14.3 में से उस शुरुआती 1 सेंटीमीटर को घटाना है। 14.3 माइनस 1.0 बराबर 13.3 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सटीक नाप है। बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। अब पेज 9 पर नियम 3 दिया है, मैं पढ़ता हूँ। नियम 3, आंख की सही स्थिति। माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। आपकी आंख उस बिंदु के ठीक सामने होनी चाहिए जहां की माप ली जानी है। और इसके लिए जो चित्र है वो बहुत जरूरी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक स्केल और उसके ऊपर 3 अलग अलग जगहों पर आंखें बनी हैं जिन्हें A, B और C नाम दिया गया है। B बिल्कुल बीच में ऊपर है जबकि A और C तिरछी दिशाओं में हैं। इसे समझना बहुत आसान है। अगर आप A या C की तरह तिरछा देखेंगे तो आपको निशान अपनी असली जगह से थोड़ा खिसका हुआ लगेगा। इसे लंबन त्रुटि कहते हैं। सही नाप के लिए आपको हमेशा B की स्थिति में यानी बिल्कुल ठीक सामने से देखना चाहिए। अब पेज 10 पर एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है, वक्र रेखा की लंबाई मापना। मैं पढ़ता हूं। समस्या: हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। समाधान: धागे का उपयोग। विधि: धागे के एक सिरे पर गांठ बांधें, इसे रेखा के अनुदिश रखें और फिर धागे को सीधा करके पैमाने से नापें। और चित्र में भी यही है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 हाथ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर बहुत सावधानी से एक धागा रख रहे हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि एक कड़क और सीधे स्केल से आप किसी गोल या घुमावदार चीज को नहीं नाप सकते। इसलिए पहले उस टेढ़ी लाइन पर धागा रखिए। धागा तो मुड़ सकता है, फिर उस धागे को उठाकर सीधा कीजिए और स्केल से नाप लीजिए।
ये एक बहुत ही सटीक जुगाड़ है। ये सच में बहुत रोचक था। अब पेज 11 पर हम पाठ के अगले बड़े हिस्से में प्रवेश करते हैं। भाग 5, गति और उसके प्रकार। वहाँ गति की परिभाषा क्या दी गई है? मैं पढ़ता हूँ। गति क्या है? परिभाषा, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कुछ चींटियां एक कतार में जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। और इसके ठीक नीचे एक टेबल बनी है ना, विराम और गतिशील वस्तुओं की। बिल्कुल, टेबल में लिखा है विरामावस्था मेज, घर, दीवार, घड़ी। गतिशील अवस्था उड़ती चिड़िया, रेंगती चींटी, घड़ी की सुइयां। इसे हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज समय बीतने के साथ अपनी जगह नहीं बदल रही है, जैसे कि मेज या घर, तो वो विराम में है, यानी रुकी हुई है। लेकिन अगर समय के साथ उसकी जगह बदल रही है, जैसे उड़ती हुई चिड़िया या चलती हुई चींटी, तो वो गति में है। अब पेज 12 पर गति का पहला प्रकार है सरल रेखीय गति। मैं लाइनें पढ़ता हूं। परिभाषा, जब वस्तुएं एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और इसके उदाहरण वाले चित्र बहुत स्पष्ट है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बिल्कुल सीधी सड़क पर कुछ वाहन चल रहे हैं और दूसरे चित्र में परेड करते हुए सिपाही एक सीधी कतार में मार्च कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज बिना मुड़े एकदम सीधी लाइन में चलती है, उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। अब पेज 13, यहाँ है वर्तुल गति। मैं पढ़ता हूँ। वर्तुल गति की परिभाषा, इस प्रकार की गति में वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहती हुई वृत्ताकार पथ पर गति करती है और नीचे एक ध्यान दें वाला बिंदु भी है। ध्यान दे, इसमें वस्तु स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती। और चित्रों के बिना इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक छत का पंखा जिसकी पंखुड़ियां घूम रही हैं और दूसरा चित्र एक रहट का है जो कुएं से पानी निकालने के लिए गोल गोल घूम रहा है। इसे ऐसे समझे कि पंखा अपनी जगह से उड़कर कहीं और नहीं जाता है, वो छत पर एक ही जगह टिका रहता है, बस एक बीच वाले बिंदु के चारों ओर गोल गोल घूमता है। इसी गोल गोल घूमने को वर्तुल गति कहते हैं। बहुत खूब। अब पेज 14 पर आते हैं। यह है आवर्ती गति। मैं परिभाषा पढ़ता हूं। आवर्ती गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। और इसके चित्र तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बच्ची मजे से झूला झूल रही है, उसके बगल में एक पुरानी पेंडुलम वाली दीवार घड़ी है और एक गिटार भी रखा है। आसान भाषा में कहें तो जो चीज एक तय समय के बाद अपना रास्ता बार बार दोहराए, जैसे झूला आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, या पेंडुलम जो टिक टॉक करता हुआ इधर उधर जाता है, ये बार बार खुद को दोहराना ही आवर्ती गति है। अब हम पेज 15 पर हैं। भाग 6, गतियों का संयोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शब्दशः पढ़ता हूं। परिभाषा, कभी कभी एक ही वस्तु में एक साथ कई प्रकार की गतियां होती हैं। उदाहरण, सिलाई मशीन में पहिया वर्तुल गति करता है जबकि सुई आवर्ती गति करती है। फर्श पर लुढ़कती गेंद या चलती हुई साइकिल में वर्तुल और सरल रेखीय गति एक साथ होती है। और चित्र भी साइकिल का ही है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाना गया है एक साइकिल जो सड़क पर आगे बढ़ रही है और उसके पहिए गोल घूम रहे हैं। इसे हम ऐसे समझा सकते हैं कि असल जिंदगी में चीजें सिर्फ एक तरह की गति नहीं करती। साइकिल का पहिया अपनी जगह पर गोल घूम रहा है तो वो वर्तुल गति है, लेकिन वो गोल घूमता हुआ पहिया पूरी साइकिल को सड़क पर सीधा आगे भी ले जा रहा है तो वो सरल रेखीय गति भी है। दोनों गतियां एक साथ काम कर रही हैं। और अब हम आ गए हैं इस दस्तावेज के अंतिम पेज पर। पेज 16, सारांश। मैं इसके सारे बुलेट पॉइंट्स एक एक करके पढ़ता हूं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना है। SI मात्रक दुनिया भर में समान है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। गति सरल, रेखीय, वर्तुल या आवर्ती हो सकती है। और यहाँ एक आखिरी चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है स्कूल की यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चे अपनी पीठ पर स्कूल बैग लिए खुशी खुशी स्कूल की तरफ चलकर जा रहे हैं। और सबसे नीचे इस पूरे दस्तावेज का आखिरी वाक्य लिखा है, मापन हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे चलती है। अगर इस पूरे पाठ के सार को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है कि बिना नाप तौल के हम दुनिया को नहीं समझ सकते
और चीजें कैसे अपनी जगह बदलती हैं, यही गति है। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल के कदमों और बालिश्तों की उलझन से निकलकर हमने मीटर और